हेलो साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था और सेकंड शिफ्ट का, उसके जो जीएस के क्वेश्चन है यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और आप सभी को पता है कि इसका जो फॉर्म है अभी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप लोग चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती परीक्षा में भाग लेना, तो फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी को सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जो है अभी देखने को मिल जाएगा। शायद 7 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है, तो जिसने भी अभी तक नहीं भरा है, एक लास्ट रिमाइंडर है, आप लोग जा करके भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। और आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आपको आगे भी इसके वीडियोस मिलेंगे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सर इसके ऊपर इससे रिलेटेड वीडियोस आप सभी को चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी को पता है जीएस के आते हैं, 36 से लेकर के 85 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है या किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक उत्पादन भूमि और प्रत्येक उत्पादन श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिला करके जो आयोजित किया जाता है उसे हम लोग उत्पादन के कारक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को कौन सी फसल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसे यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल, यानी कि एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल आप लोग उगा रहे हो। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग खंड खंड में बांट दिए ना, तो एक ही टुकड़े पर हम लोग इसको कई सारे खंड में बांट करके अलग अलग जो है फसल उगा रहे हैं, एक से अधिक फसल उगा रहे हैं, तो इसे हम लोग बहुखंडीय बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, बहुखंडीय फसल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया। देखिए सिडबी और इसके अलावा आईडीबीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है, कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है बेसिकली आपका स्थापित किया गया था 1990 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अप्रैल 1990 ईस्वी से यह संचालित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा कभी कभी इससे यहाँ पर इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। और ये जो बैंक है बेसिकली उद्योगों को पुनर्वित्त सुविधाएं और अल्पकालिक उधार जो है प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक डॉट 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 निर्मित है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे पूछे आते हैं इस तरह के एग्जाम में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाए कि समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। यहाँ पर एक बता दिया भैया, जो बेसिकली यहाँ पर सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है उसके बारे में बताया, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा किससे निर्मित प्रणाली है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। देखिए स्थायी कार्यपालिका के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवक होते हैं भैया, जो प्रशासनिक सेवक होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हर 5 साल बाद, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो है आपकी बदलते रहते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक संशोधन। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक संशोधन किसी राष्ट्र या राज्य के संविधान द्वारा किया गया एक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है। यहाँ पर सूची फर्स्ट या संघ सूची के बारे में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है गलत है।
43 में चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। जैसे भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 6 की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाग यहाँ पर 9 दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में भाग 9 के बारे में, तो ये पंचायतों को स्वायत्त प्रदान करता है, ना कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है, ये आपका भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएशन अभी आपका चल रहा था सर, पॉलिटी के पहले आपका चला था बेसिकली आपका अर्थव्यवस्था से, अभी जो है पॉलिटी चला। अब देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल प्राचीन भारत से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कुषाणों की दूसरी राजधानी प्राचीन भारत में कौन सी थी। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मथुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसकी जो मुख्य राजधानी थी वो बेसिकली आपकी जो अभी जिसको हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं, उस समय पुरुषपुर के नाम से था, वो उनकी मुख्य राजधानी थी। और जो उनकी बेसिकली दूसरी राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था। किसका मकबरा दोस्तों यहाँ पर भारत का पहला बाघ मकबरा था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही बात है सर, हुमायूं का जो मकबरा है वो भारत का पहला बाघ मकबरा था। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, किसी को कोई आइडिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन, भारत नई दिल्ली निजामुद्दीन में स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बाघ मकबरा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम क्या था सर, हाजी बेगम जिनका नाम था, उनके द्वारा बेसिकली ये बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य रीजन था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मेन रीजन क्या था, कौन सी घटना की वजह से इसको वापस लिया गया था। तो याद रखिएगा जो चौरी चौरा कांड हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी की एक बहुत ही फेमस बेसिकली कांड है। और चौरी चौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, सभी को पता है। और इसमें क्या हुआ था कि पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी और तब असहयोग आंदोलन को जो है रोक दिया गया था। और आप सभी को पता है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के खिलाफ थे, इसी वजह से उन्होंने स्वयं जो है इसको वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन बेसिकली ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। तो याद रखिए दोस्तों 1942 में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर 3 सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1828 ईस्वी में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1828 की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता है कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक आत्मीय सभा का स्टार्टिंग किया था। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, बेसिकली यहाँ पर ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था। तो क्वेश्चन समझिए पूछा क्या गया है यहाँ पर। बेसिकली हम लोग अगर हम बात करते हैं 1815 में क्या हुआ था, 1815 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय द्वारा एक आत्मीय सभा जो है आत्मीय सभा की स्टार्टिंग हुई थी। और इसके अलावा हम बात करते हैं 1828 ईस्वी के बारे में। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बट कोई नहीं, इसको भी स्किप करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहले कमेंट में दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जैन धर्म में एक हथेली पर चक्र वाले हाथ द्वारा किसका बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है। तो याद रखिएगा अहिंसा को। किसको दोस्तों, अहिंसा को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, फर्स्ट है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम किसके साथ सामान्य सीमाएं हैं।
यानी कि किसकी सीमा को टच करती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो हैं सारी की सारी जो है नेपाल से टच करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है। पश्चिम से पूर्व की ओर बोला गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर गारो, खासी तथा जयंतिया, ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गारो पहाड़ी, गारो खासी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसके अलावा खासी की बात करते हैं, खासी पहाड़ी ये भी गारो पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। और जयंतिया पहाड़ी जो है वो खासी पहाड़ी से पूर्व में स्थित, यानी कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। भैया रेगुर मृदा पूछा गया है। तो जो काली मिट्टी होती है उसको ही हम लोग रेगुर मृदा के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर महाद्वीपीयता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीयता जो है जलवायु प्रभाव को संदर्भित करती है, जो सागरीय प्रभाव से महाद्वीपीय आर्द्रता के जलवायु को रोधी बना करके रखती है बेसिकली। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछा गया था कि जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर महाद्वीपीयता यानी कि जो बेसिकली मौसम है उसके प्रतिकूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में पूछा गया है। जो फर्स्ट है वो कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों, गंगा, भागीरथी और हुगली। याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NW1 जो है ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी की प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर लेंस। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, उत्तर लेंस आप सभी को बताना, देखिए इस तरह से होता है। और इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर किरणें ऐसे ऐसे आती हैं तो क्या होता है कि ये बेसिकली अंदर की तरफ जो है आपकी मुड़ जाती हैं। यहाँ पर कहीं फोकल बिंदु आपका बन करके आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। सबसे अधिक भैया किसकी ऊर्जा है। तो याद रखिएगा जो आपका नीला इंडिगो प्रकाश है इसकी ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। वेब जियोर से आप सभी को याद रखना है, बहुत ही सरल होता है वेब जियोर याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटान की ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य जो होते हैं एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो उसका तरंग दैर्घ्य जो है आपका कम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो, तो भैया जो स्नेहक होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, घर्षण कम करते हैं। ठीक है, स्नेहक जो होते हैं बेसिकली आपके घर्षण को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है। तो यहाँ पर एकल कोशिका का कौन सा उदाहरण है जो अपना आकार भी बदल सकता है। तो याद रखिएगा अमीबा, बचपन में बहुत पढ़ रखा होगा अमीबा पैरामीशियम के बारे में। तो अमीबा जो है अपना आकार बदल सकता है और ये एकल कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस पौधे में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह जो है नलिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हरा थोथा, जिसको हम लोग विट्रियल के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। देखिए हरा थोथा के बाद, देखिए नीला थोथा हरा थोथा अलग अलग होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो हरा थोथा होता है या हरा कशीस भी इसको बोलते हैं, इसको फेरस सल्फेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं रासायनिक नाम के बारे में तो फेरस सल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से,
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूना के पानी की बात करते हैं, तो अगर उसको हम लोग किससे करें भाई, किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है, तो याद रखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसमें मिला दें तो वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक, एसिटिक, मौलिक और साइट्रिक, इन सब में अगर देखा जाए तो कौन सा एक जो है जैविक अम्ल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये जो है आपका एक जैविक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है। तो 64 की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण गतिशील जीवित इकाई है, तो यहाँ पर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा डॉट 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 पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है 5 से कम, 5 या 5.5 के मध्य, 7 से अधिक या 7 के बराबर, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 से कम। अम्लीय वर्षा की बात हो रही है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 5 से कम वाला जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सामान्य या साफ बारिश में जो पीएच का मान होता है वो 5 और 5.5 के बीच में होता है, जो कि थोड़ा अम्लीय होता है। लेकिन अगर अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 5 से कम वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना जो है आपकी कौन सी है। तो 66 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये मान कीजिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बायरस द्रास हाइड्रो पावर प्लांट। बट यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 65 तक, यानी कि आप ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके जीके जी से तो आए थे, लेकिन जो बचे हुए आपके 20 क्वेश्चन ये देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से आए थे। तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना भैया, करंट अफेयर पे करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अभी ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और 2017 का आपको करंट अफेयर पढ़ के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो करंट अफेयर की क्लासेज जो है आपकी अलग से चलाई जाएंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर आकर के जुड़ जाओ, जिससे आप सभी को जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो जो है अपलोड करूँ। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से आकर के जुड़ जाओ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।